लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें हमारे इस चैनल को और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। हेलो स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आप लोग तैयार होंगे आज फिर कुछ नया पढ़ने के लिए। तो मेरा आपसे एक प्रश्न है कि मान लीजिए आप बहुत अच्छे चित्रकार हैं और मैं आपको यह पाबंदी लगा दूं कि आपको केवल काले और सफ़ेद रंगों का ही उपयोग करना है, तो क्या आपने जो रंग बिरंगे चित्र बनाने की कल्पना की थी उसको पूरा कर पाओगे? निश्चित रूप से नहीं, क्योंकि मैंने आपको बंधन में बांध दिया है कि आपको रंगों का चयन केवल 2 ही रंग से काम चलाना पड़ेगा। अर्थात आपको अपने काम करने की स्वतंत्रता नहीं है, रंगों के चयन करने की स्वतंत्रता नहीं है। तो निश्चित रूप से आप न केवल उदास हो जाओगे बल्कि अपने आप को जैसा अभिव्यक्त करना चाहते थे वो नहीं कर पाओगे। आप समझ गए होंगे कि मैं बात किसकी कर रही हूँ। तो जी हाँ, आज हम स्वतंत्रता से संबंधित ही कुछ बात करेंगे। यह एक मुख्य टॉपिक है और इसमें आपको प्रश्न आ सकता है कि स्वतंत्रता किसे कहते हैं, यह कितने प्रकार की होती है, क्यों आवश्यक है, वगैरह वगैरह। तो आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। देखें, स्वतंत्रता के 2 पक्ष माने गए हैं। एक पक्ष होता है नकारात्मक पक्ष और दूसरा होता है सकारात्मक पक्ष। नकारात्मक पक्ष स्पष्ट है कि इसका अर्थ ये होगा कि लोग ऐसा मानते हैं कि इस प्रकार से हमको छूट दे दी जाए कि हम जो चाहें वह कर सकें, अर्थात हमारी स्वतंत्रता में किसी भी प्रकार का किसी भी व्यक्ति के द्वारा कोई हस्तक्षेप न हो। ठीक है। अब कुछ स्वतंत्र विचारक यह मानते हैं कि किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप न करना स्वतंत्रता है, और कुछ आध्यात्मिक संतों की यदि मैं बात करूं तो वो यह मानते हैं कि स्वतंत्रता का अर्थ ये हुआ कि हम जीवन के माया मोह से मुक्त हो जाएं। यदि कोई देश परतंत्र है तो शायद वह स्वतंत्रता का अर्थ यह मानता होगा कि यदि मुझे इस पराधीनता से मुक्ति मिल जाए, अर्थात मुझे स्वराज्य की प्राप्ति हो जाए, तो यह स्वतंत्रता है। तो इस प्रकार नकारात्मक स्वतंत्रता का अर्थ इस प्रकार से लगाया जाता है कि मनचाही स्वतंत्रता मिलना। परंतु क्या यह संभव है? नहीं है। यदि कोई एक राज्य की बात करें तो नकारात्मक स्वतंत्रता तो प्रदान की ही नहीं जा सकती, अन्यथा लोग मनमानी करने लगेंगे और राज्य में अराजकता फैल जाएगी। तो मेरे ख्याल से सही रूप स्वतंत्रता का सकारात्मक पक्ष होगा। सकारात्मक पक्ष का अर्थ क्या हुआ कि व्यक्ति को अधिकतम स्वतंत्रता तो दी जाए पर मनमानी स्वतंत्रता न दी जाए, अर्थात हस्तक्षेप जरूरी है और उन क्षेत्रों में जहां लग रहा हो कि व्यक्ति मनमाने ढंग से यदि कार्य करेगा तो वह अराजकता फैलाएगा। अर्थात राज्य व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए अधिकतम स्वतंत्रता प्रदान करे जहां आवश्यक है, ताकि वह अपने व्यक्तित्व का प्रदर्शन कर समाज और देश का हित कर स्वयं का विकास कर सके। यह होगी सकारात्मक स्वतंत्रता। और लोकतांत्रिक देशों में यह देखा जाता है हर देश अपने नागरिकों को समान रूप से स्वतंत्रता प्रदान नहीं करता है, परंतु जिस देश की स्वतंत्रता देने का जो स्तर जितना ऊंचा होता है वह उतना ही अधिक लोकतांत्रिक देश माना जाएगा। तो बारकर का यह कहना है कि मानव चेतना स्वतंत्रता चाहती है, स्वतंत्रता के लिए अधिकार होना चाहिए और अधिकार राज्य प्रदान करता है, अर्थात अधिकारों को देने के लिए राज्य का होना जरूरी है। तो इस प्रकार निश्चित रूप से सकारात्मक स्वतंत्रता एक राज्य के द्वारा ही प्रदान की जा सकती है और जहां पर व्यक्ति का समुचित व्यक्तित्व विकास हो सकता है। तो अलग अलग विचारकों ने इसकी परिभाषाएं भी दी है। आइए हम कुछ परिभाषाएं देखते हैं। जैसे सीले ने कहा है, स्वतंत्रता अति शासन का विलोम है। अति शासन यानी बहुत अधिक प्रतिबंधों का विलोम क्या होता है? स्वतंत्रता होता है। अर्थात सीले का यह कहना है कि व्यक्ति के व्यक्तित्व विकास के लिए राज्य का यह कर्तव्य है कि वह अधिकतम स्वतंत्रता उसको प्रदान करे, अति शासन न करे, अति प्रतिबंध न लगाए।
और मैकेंजी का क्या कहना है कि स्वतंत्रता सभी प्रतिबंधों का अभाव नहीं है, बल्कि अनुचित प्रतिबंधों के स्थान पर उचित प्रतिबंधों की व्यवस्था है। इनका भी घूम फिर कर यही कहना है कि सारे प्रतिबंध न लगाए जाए, अर्थात व्यक्ति को पूर्ण रूप से नहीं जकड़ा जाए, परंतु हाँ, उसके जो कार्य करने की स्वतंत्रता है उसको इतना सीमित कर दिया जाए ताकि वह कोई अराजक कार्य न करे। व्यक्ति के व्यक्तित्व विकास की पूर्ण स्वतंत्रता हो, परंतु यदि वो मनमाने ढंग से कार्य कर राज्य में अहित कर रहा हो तो वहां पर प्रतिबंध लगाना जरूरी है। अंत में GDH कोल ने भी कुछ कहा है। उनका कहना है कि बिना किसी बाधा के अपने व्यक्तित्व को पूर्णतया अभिव्यक्त करने की सुविधा ही स्वतंत्रता है। यहाँ पर उन क्षेत्रों में बिल्कुल भी बाधा नहीं होना चाहिए जिनके द्वारा व्यक्ति आत्मविकास कर रहा है और आत्मविकास के द्वारा समाज एवं राज्य का हित कर रहा है। तो यहाँ पर किसी भी प्रकार के प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। कुल मिला के यही बात तीनों जगह यही कही गई है कि यदि व्यक्ति अपने स्वतंत्रता का समुचित और सही उपयोग समाज हित, राज्य हित और स्वयं के हित में कर रहा है तो वहां पर प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। पर प्रतिबंध कहाँ होना चाहिए? यदि व्यक्ति अपने इस मार्ग को छोड़कर अर्थात मर्यादा को लांघ कर कार्य करना चाहता है तो वहां पर प्रतिबंध होना चाहिए। अब स्वतंत्रता के दो तत्व भी हैं, एक है न्यूनतम प्रतिबंध और दूसरा है व्यक्तित्व विकास हेतु सुविधा। यह भी स्वतंत्रता के इसी रूप को प्रदर्शित कर रहा है कि व्यक्ति का विकास जब ही होगा जब न्यूनतम प्रतिबंध होंगे, अर्थात कार्यों को करने की अधिकतम स्वतंत्रता हो, हर क्षेत्र में उनको कार्य करने की स्वतंत्रता हो ताकि वह आत्म अभिव्यक्ति कर सके। और यह आत्म अभिव्यक्ति यदि जितने देशों में जितनी अधिक मात्रा में नागरिकों को आत्म अभिव्यक्ति करने की स्वतंत्रता होगी अर्थात कार्य करने की स्वतंत्रता होगी, निश्चित रूप से वह अपने विकास के साथ साथ राज्य का विकास करने के लिए भी दृढ़ संकल्पित होंगे। और दूसरी बात है व्यक्तित्व विकास हेतु सुविधा प्रदान करना। स्वतंत्रता तो प्रदान करना ही, साथ ही इस बात की गारंटी भी देना कि स्वतंत्रता बनी रहेगी और साथ में यह भी राज्य का कर्तव्य है कि वह इनको अधिकतम सुविधा देने के साथ साथ उनको सुविधा प्रदान करने के साथ साथ उनको उनके दिशा मार्गदर्शन भी करे। तो इस प्रकार यदि ये दोनों बातें होंगी कि न्यूनतम प्रतिबंध होगा और राज्य के द्वारा व्यक्तित्व विकास हेतु सुविधा प्रदान की जाएगी तो निश्चित तौर पर नागरिक अधिकतम विकास कर राज्य का विकास कार्य कर सकेंगे। छात्रों, मॉन्टेस्क्यू का कहना है कि स्वतंत्रता एक ऐसा शब्द है जो सबसे अधिक लोकप्रिय माना गया है और इसके कई अर्थ होते हैं और यह शब्द मानव मस्तिष्क पर सबसे अधिक प्रभाव डालता है। तो आइए हम देखते हैं कि स्वतंत्रता के कौन कौन से रूप हो सकते हैं। तो देखिए, पहला है प्राकृतिक स्वतंत्रता। स्वतंत्रता प्रकृति की देन है ऐसा माना जाता है और प्रकृति की देन है तो इच्छानुसार कार्य करने की स्वतंत्रता। मेरे ख्याल से ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जो इच्छानुसार कार्य करने की स्वतंत्रता नहीं चाहता। परंतु जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, नकारात्मक स्वतंत्रता शायद ये वही प्राकृतिक स्वतंत्रता है कि व्यक्ति स्वतंत्रता पूर्वक कार्य करना चाहता है, इसमें वह किसी का भी हस्तक्षेप पसंद नहीं करता। परंतु यह भी याद रखिए कि प्राकृतिक स्वतंत्रता के अधिकार राज्य के द्वारा नहीं दिए जा सकते। क्यों? अगर राज्य के द्वारा दिए जा सकते हैं तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि कोई एक पक्ष जो प्रबल है वह और अधिक प्रबल होने के साथ साथ निर्बलों पर दमनात्मक कार्रवाई करने लगेगा, अर्थात देश में अराजकता फैल जाएगी। तो निश्चित रूप से प्राकृतिक स्वतंत्रता जो है वो पुरानी बात हो गई है, अब इसका महत्व उतना नहीं है। पर चूंकि यह भी एक रूप है और प्रत्येक व्यक्ति में इसको पाने की चाहत होती ही है, तो ये प्राकृतिक स्वतंत्रता हो गई। अब इसके अलावा आप ये भी जानते हो कि यदि व्यक्ति को इस प्रकार की स्वतंत्रता दे दी जाए तो इसको प्रतिबंध लगाने का कारण क्या होगा कि उसकी जो स्वाभाविक शक्तियां हैं वह विकास नहीं कर पाएंगी, बल्कि वह नकारात्मक रूप में भी कार्य कर सकती हैं। इसलिए इसको पूर्ण विकास के अवसर
नहीं मिल पाएंगे। तो प्राकृतिक स्वतंत्रता जो है वह इच्छा में ही बनी रह सकती है। अब दूसरा देखते हैं व्यक्तिगत स्वतंत्रता। व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अर्थ क्या हुआ कि व्यक्ति को उन कार्यों में प्रतिबंध नहीं चाहिए जो वह स्वतंत्रता पूर्वक करना चाहता है और जो स्वयं के, समाज के और राज्य के हित में होते हैं। तो इस प्रकार के व्यक्तिगत कार्य के अंतर्गत आ गया कि उसका भोजन, वस्त्र, धर्म और परिवार के पालन पोषण के जो कार्य होते हैं वह व्यक्तिगत कार्य होते हैं और इसमें वह स्वतंत्रता चाहता है। परंतु आप जानते ही हैं कि व्यक्ति का सम्मान तो होना चाहिए, परंतु कई बार आजकल का जो समय है, यानी हमारा जो सामाजिक जीवन है, वो इतना जटिल हो गया है कि न चाहते हुए भी नैतिक कार्यों में शालीनता के लिए, सार्वजनिक हित और सार्वजनिक व्यवस्था के लिए भोजन, वस्त्र और धर्म से संबंधित प्रतिबंध लगाने पड़ सकते हैं, अन्यथा अहित होने की स्थिति हो जाती है, अर्थात सार्वजनिक व्यवस्था को बनाए रखना होता है। तो इन चीज़ों पर कहीं ना कहीं पर प्रतिबंध लगाना आवश्यक हो जाता है। अगला है नागरिक स्वतंत्रता। एक व्यक्ति जो राज्य का नागरिक होता है तो नागरिक होने के नाते वह स्वतंत्रता चाहता है कि मैं इस राज्य में नागरिक हूँ, अतः मुझे नागरिक होने की स्वतंत्रता चाहिए। ऐसी स्थिति में उसकी सुरक्षा और उसके व्यक्तित्व के विकास की जिम्मेदारी राज्य लेता है, अर्थात वह अपनी अभिव्यक्ति के लिए स्वतंत्र होता है और इसके लिए राज्य उसे न केवल अधिकार प्रदान करता है बल्कि उसकी सुरक्षा की गारंटी भी लेता है। परंतु इसके लिए नागरिकों को भी ध्यान रखना चाहिए कि वह ऐसे कोई कार्य न करे जिनसे देशद्रोह की भावना पनपे, अराजकता फैले, समाज और राष्ट्र का अहित हो, अन्यथा उन पर प्रतिबंध लगा दिए जाएंगे। तो नागरिकों को स्वतंत्रता भी प्राप्त है, राज्य के द्वारा अधिकार भी प्राप्त है और राज्य इनकी सुरक्षा की गारंटी भी लेता है। और जो राज्य इस प्रकार के कार्य अधिक करता है वह उतना ही अधिक लोकतांत्रिक होता है। इसके अलावा है अगला है राजनीतिक स्वतंत्रता। इसके बारे में हमने पहले भी पढ़ा था, आपको याद होगा, हमने राजनीतिक अधिकार पढ़े थे। वैसे ही राजनीतिक स्वतंत्रता भी है कि एक राज्य का नागरिक होने के कारण उसको राजनीतिक अधिकार प्राप्त होते हैं, राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त होती है, अर्थात यदि वो वयस्क हो गया है तो उसको मतदान करने का अधिकार है और स्वतंत्रता है, उसको राजनीति में भाग लेने की स्वतंत्रता है, सार्वजनिक कार्यों में उसको जाने की स्वतंत्रता है और सार्वजनिक विषयों पर जो जानकारी वो प्राप्त करना चाहता है उसके लिए उसको स्वतंत्रता है, यहाँ तक कि वह राज्य के कार्यों की आलोचना करने के लिए भी स्वतंत्र होता है। तो इस प्रकार ये हो गए उसके राजनीतिक स्वतंत्रता। अब अगला है आर्थिक स्वतंत्रता। प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए आर्थिक कार्य करता है, तो वह बेरोजगारी और अपर्याप्तता ये दो उसके लिए बहुत अधिक घातक होते हैं। यदि अधिकांश लोग बेरोजगारी और अपर्याप्तता के शिकार होंगे तो निश्चित रूप से यह माना जाएगा कि वह राज्य हमारे अपने नागरिकों का हित नहीं कर पा रहा है। तो एक राज्य का यह कर्तव्य है कि वह अपने नागरिकों को आर्थिक स्वतंत्रता प्रदान करे ताकि वह अपने अर्थोपार्जन, अपने परिवार चलाने और अपने उत्पादन कार्यों को सुचारू रूप से चला सके। पर हाँ, इसमें नागरिकों को भी यह सोचना चाहिए कि उनके जो आर्थिक स्वतंत्रता है वो उसकी हद कहाँ समाप्त होगी यदि वह अनैतिक तरीके से अर्थोपार्जन करेंगे, अर्थात पैसा कमाएंगे। तो निश्चित रूप से आर्थिक स्वतंत्रता वहां तक दी जा सकती है जहां तक स्वहित के साथ साथ समाज और राज्य का हित हो। आप यह भी जानते हैं कि एक श्रमिक आजकल के संदर्भ में एक श्रमिक श्रम को बेचता नहीं है बल्कि वह उत्पादन
कार्यों का निर्णायक भी होता है। अर्थात एक राज्य अपने नागरिकों को बहुत अधिक अधिकार प्रदान करता है ताकि वह आर्थिक क्षेत्र में बहुत अधिक प्रगति कर सके, और निश्चित रूप से एक व्यक्तिगत रूप से आर्थिक प्रगति जो रहती है वह अंतिम रूप में समाज और राज्य की भी आर्थिक प्रगति कहलाती है। अतः राज्य अधिक से अधिक स्वतंत्रता प्रदान करता है। और इसके बाद है राष्ट्रीय स्वतंत्रता। यह एक बहुत ही गंभीर स्वतंत्रता है, अर्थात एक राष्ट्र हमेशा स्वतंत्रता का ही सपना देखता है, और यदि कोई राष्ट्र पराधीन है तो वह निश्चित रूप से जल्दी स्वतंत्र होना चाहेगा। अर्थात वह अपने हर क्षेत्र में किसी अन्य राष्ट्र का हस्तक्षेप पसंद नहीं कर पाएगा। राज्यों की स्वतंत्रता एक मुख्य स्वतंत्रता होती है। राष्ट्रीय स्वतंत्रता के जो विचार है उसके अनुसार भाषा, धर्म, संस्कृति, समाज का विकास, इन सारे कामों में आर्थिक रूप से वह राष्ट्र स्वतंत्र होना चाहता है, और यदि किसी राष्ट्र को यह स्वतंत्रता प्राप्त नहीं है तो वह अन्य देश के हस्तक्षेप को मानने के लिए मजबूर रहेगा। तो निश्चित रूप से राष्ट्रीय स्वतंत्रता राज्य का सबसे बड़ा हित होता है। निश्चित रूप से वह स्वतंत्र राज्य का निर्माण करे और अन्य राज्य के हस्तक्षेप को न माने। और अंतिम है नैतिक स्वतंत्रता। नैतिक स्वतंत्रता का अर्थ ये होगा कि यदि कोई व्यक्ति ईमानदारी पूर्वक बिना लोभ और लालच के कोई कार्य करना चाहता है, अपना जीवन यापन करना चाहता है, तो कोई अन्य इस स्वतंत्रता पर हस्तक्षेप नहीं कर सकता, प्रतिबंधित नहीं कर सकता। राज्य भी ऐसा करने के लिए उसे प्रतिबंधित नहीं कर सकते। तो इस प्रकार हमने राज्य के लोगों के, नागरिकों की स्वतंत्रता के इतने रूप देखे। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज आपको स्वतंत्रता के ये सारे रूप समझ आ गए होंगे। आगे फिर हम किसी और टॉपिक पे बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।